गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की, जिसमें देखो हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारे पास में 3 प्रकार के टॉपिक आते हैं। एक आती है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। मैं यहाँ आपके लिए केमिस्ट्री के पार्ट की बात करूँगा। रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो हमारे पहले 4 टॉपिक चलते थे, लेकिन लॉकडाउन में राजस्थान सरकार ने सिलेबस कम किया और सिलेबस कम करने के बाद में आपके बुक से 2 लेसन हटा दिए और केवल अब आपके पास में 2 ही लेसन बचे हैं केमिस्ट्री पार्ट के। वो मैं आपको बताऊंगा। देखो हटाने वाले जो चैप्टर थे, एक तो आपका चैप्टर 7 परमाणु वाला और एक 8 कार्बन वाला। ये 2 चैप्टर थे, वो आपको इस बार नहीं पढ़ने। इसका मतलब इस बार नहीं पढ़ने तो इनके जो नंबर थे, इन दोनों चैप्टर के नंबर उन 2 चैप्टर में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उन दोनों चैप्टर में उनके नंबर डाइवर्ट कर दिए गए हैं, उनमें जोड़ दिए गए हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। आज देखो हम चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 5वां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारे, देखो 5वां चैप्टर क्या है, दैनिक जीवन में रसायन। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा टॉपिक आ गया, बड़ा टिपिकल टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है आपके लिए और हम इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। दैनिक का मतलब रोजाना पर डे जीवन, हमारे जीवन में रसायन केमिकल्स, हम रोजाना कौन कौन से केमिकल्स यूज लेते हैं। देखो प्राय हम देखते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे सामने विभिन्न प्रकार के रसायन आते हैं। देखो हम जो कपड़े पहनते हैं ये भी रसायनों से बने हुए हैं। आप साबुन यूज करते हो वो भी रसायन है। कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर जिसको आप बोलते हो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी, वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका रसायन ही है। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में आप विभिन्न प्रकार के जो भी पदार्थ काम में लेते हो उनमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई रसायन उपस्थित होता है। उनके बारे में बात करेंगे। देखो बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है ये हमारे इस बार 9 नंबर का कर दिया गया। आपके बुक में जो दैनिक जीवन में रसायन है ये कितने नंबर का हो गया, 9 नंबर का हो गया। इसका मतलब बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा प्यारे शेरनियों। 9 नंबर का टॉपिक, एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि एक भी नंबर छूट गया संकल्प हमारा टूट गया। तो एक भी नंबर यदि इस चैप्टर में कटता है तो फिर इसका मतलब हमारी लॉस ही लॉस है। एक भी नंबर आपके नहीं कटने दूंगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। देखना, बात करेंगे दैनिक जीवन में रसायनों की। इसमें जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। इनकी बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में इन्हीं की डेफिनेशन, परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के माध्यम से इनकी परिभाषाएं बताई गई है। क्या क्या परिभाषा, देखो एक वैज्ञानिक हैं आर्रेनियस, दूसरा ब्रोंस्टेड, लॉरी और तीसरा लुईस। इन तीनों के बारे में अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तीनों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, वो परिभाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारी टॉपिक आता है पीएच। ये पीएच के बारे में भी यही पढ़ेंगे कि अम्ल की पीएच कितनी होती है, क्षार की पीएच कितनी हो, कौन से अम्लों की पीएच कितनी होती है, किस अम्ल की पीएच कितनी होती है, किस क्षार की पीएच कितनी होती है, लवण की पीएच कितनी होती है। उसके बाद में पीएच और पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस,
क्या महत्व है। उसके बाद में बात करेंगे दैनिक जीवन में आने वाले रसायन। रसायन कौन से जो महत्वपूर्ण रसायन हैं, जिसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, उनका क्या नाम है, क्या उपयोग है, क्या उनका रासायनिक सूत्र है, उनके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे आपका जो होता है साबुन एवं अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब आप समझते हो, आपका जो सर्फ होता है वॉशिंग पाउडर, वो आपका अपमार्जक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टॉपिक टू टॉपिक 1 बाय 1 स्टेप से एक एक चीज़ को बिल्कुल गहन तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे और ध्यान देंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं देखेंगे कि अम्लों की परिभाषाएं, अम्ल किसे कहेंगे। आर्रेनियस ने क्या बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया, लुईस ने क्या बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। फिर उसके बाद में पीएच के बारे में बात करेंगे। यहाँ छोटा सा बात मैं बता देता हूँ, पी का मतलब पोटेंज, पोटेंज या पुंसांश बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पावर, और H का मतलब हाइड्रोजन। इसके बारे में बात करेंगे, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में यौगिक, विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में बात करेंगे। फिर साबुन और आपका अपमार्जन, इन सभी के बारे में धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक से पढ़ते रहेंगे। अब उसके बाद में देखो बात करते हैं हम किस प्रकार से एक एक चीज़ हम देखेंगे अम्ल क्षार के बारे में 1 बाय 1। आपको इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए कठिन है या मैं नहीं कर सकता। आप सभी ये कहोगे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, सभी इसी प्रकार से। तो देखो बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण। सबसे पहले बात करूंगा आपके लिए अम्ल की। आप कहोगे सर अम्ल, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि सर जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसकी डेफिनेशन यदि पूछी जाए तो आप कहोगे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। नहीं, क्योंकि बचपन से हमने यही पढ़ा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। हम ये नहीं कह सकते इसकी परिभाषा कि अम्ल कहते किसे हैं। तो हम धीरे धीरे ये भी आपको बताऊंगा मैं कि कहते किसे हैं और इसके गुण क्या हैं। पहले मैं सामान्य जानकारी के बारे में बात कर लेता हूं। क्या इसकी सामान्य जानकारी होती है अम्ल। देखो अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं एसिड। तो अंग्रेजी भाषा में अम्ल को एसिड कहा जाता है। और जो ये एसिड है, ये वाला जो एसिड है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस। ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। देखो विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती है, आप हिंदी पढ़ोगे तो उस समय आपको बता दी जाएगी, जो हिंदी वाले सर हैं वो बता देंगे कि लैटिन भाषा जैसे संस्कृत है, हिंदी है, लैटिन है, अरबी है, उर्दू है, ईरानी है, रूसी है, ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं, फारसी है, ये सभी भाषाएं। तो जो लैटिन भाषा है उस लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस। इस एसिडस से क्या बना है, एसिड बना है। और इस एसिडस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, खट्टा। एसिडस का जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। तो हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अम्ल को एसिड कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के
एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ये सामान्य जानकारी की बातें हो गई अम्ल के बारे में। अब इसके बारे में अब देखेंगे इसके गुण। अभी परिभाषा नहीं बताऊंगा, परिभाषा आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ अभी आपने पढ़ी हुई है मैं उसी का खंडन कर रहा हूं अभी, कि जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है वो चीज़ ही बता रहा हूँ। वो बेसिकली जो सामान्य जानकारी थी वो परिभाषा हम जब तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आर्हेनियस के बारे में, लुईस के बारे में और ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में, कि उन्होंने इनकी संकल्पनाएं क्या क्या दी, तब बताऊंगा। अब इसके बारे में देखते हैं इसके गुण, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, कॉपी में साथ साथ अपना पेन और कॉपी साथ में रखें। दोस्तों यदि हम जंग लड़ने आ ही गए हैं तो अपने हथियार क्यों छोड़ दिए, हथियार अपने साथ रखो। अर्थात आपके जो हथियार अभी हैं वो हैं आपके पेन और कॉफ़ी। अपनी पेन और कॉफ़ी साथ में रखो और क्लास लेते रहो। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम चल रहे हैं। अम्ल और क्षार गुणों के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले गुण, अभी हमने देखा कि ये एसिडस शब्द से बने हैं। एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा। इसका मतलब हमारा पहला ही प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अर्थात जब इनका टेस्ट किया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, स्वाद में खट्टे। क्या हम सभी प्रकार के अम्लों को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ ही प्रकार के ऐसे अम्ल हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, सभी प्रकार के अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकता हूं, मैं आपको ऐसे कह दिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या आप इसका टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये बात आपको बताने के लिए हम पढ़ेंगे आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी, इन्हीं के बारे में। तब आपको पता चलेगा कि अम्ल प्रॉपरली किसे कहते हैं। इसीलिए हम जो सामान्य जानकारी कहते हैं, जो आपने पढ़ी है कि स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे, अमूमन। दूसरा उसके बारे में बात करेंगे कि जब लिटमस परीक्षण किया जाता है, लिटमस परीक्षण, देखो लिटमस पत्र अभी बताऊंगा लिटमस पत्र के बारे में। तो ये क्या होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यदि ऐसे ये याद नहीं रहता है कि लिटमस पत्र को किस प्रकार से कैसे क्या करते हैं अम्ल, तो आप एक छोटा सा नाम, अमूमन हमारे घर में ऐसा नाम बिल्कुल लगभग सबके मिल ही जाता है, अनील। अनील, देखो ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। दोस्तों याद नहीं रहता तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरी एक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनमें या ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये किस प्रकृति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के। संक्षारक का मतलब होता है टूटना, संक्षारक का मतलब होता है टूटना। अर्थात जब अम्ल को किसी भी पदार्थ के ऊपर डाला जाता है या किसी सतह के ऊपर डाला जाता है तो ये उसको धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, तोड़ने लग जाती है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हो कि लोहे के ऊपर जंग लगती है। लोहे के ऊपर जंग क्यों लगती है, बता सकते हो? वो भी अम्ल के कारण ही लगती है। देखो कैसे, वायुमंडल में जो क्या होती है CO2 और वायुमंडल में जल होता है H2O। जब ये दोनों आपस में क्रिया करके
एक कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं। इस कार्बनिक अम्ल के कारण ही लोहे पर जंग लगती है, तो लोहा धीरे धीरे टूटने लग जाता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि जो विश्व धरोहर है ताजमहल, उस ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। जो संगमरमर है CaCO3, संगमरमर का रंग धीरे धीरे सफ़ेद रंग से पीला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से जो होती है अम्ल वर्षा होती है, उस अम्ल वर्षा के कारण वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, संक्षारक हो रहा है, अर्थात वो धीरे धीरे टूट रहा है। ये क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज एक बार नोट कर लो। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ ऐसे अम्ल, कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसे पदार्थ खाने में काम में लेते हैं, देखते हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। नोट करो। अब देखो, एक तरफ हमें लिखना है स्रोत, या आप लिख सकते हो पदार्थ, और दूसरी तरफ लिख लेना आप अम्ल। एक टेबल बना लेना आप इस प्रकार से। क्रम संख्या 1। सबसे पहले बात करते हैं सिरका। इसमें होता है एसिटिक अम्ल, इसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नंबर 2, लाल चींटी का डंक। जो लाल वाली चींटी होती है, उस चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक। इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बड़ी एग्जाम्स होती है, रीट पटवार सभी में लगभग पूछा जाता है ये यहाँ से, क्योंकि लगभग में 10th क्लास तक का ही चैप्टर आता है, लेकिन हम 10th क्लास में अभी पढ़ लेंगे, आगे जाके हमारे काम आएगा। लाल चींटी का डंक, तो लाल चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या दे देता है, फॉर्मिक अम्ल नाम नहीं देता। अब हमें क्या, अमूमन बेसिकली बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल ही पढ़ाया जाता है कि लाल चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। लेकिन इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन में आपको यदि मेथेनोइक अम्ल मिल जाता है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल ही होगा। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3, संतरा। बड़ी प्यारी चीज है, इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल। नंबर 4, नींबू। साइट्रिक अम्ल। नंबर 5, इमली। टार्ट्रिक अम्ल। नंबर 6, सेब। मैलिक अम्ल। अंगूर। नंबर 7, अंगूर। इमली और अंगूर दोनों में सेम ही एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। नंबर 8, आपका दूध।
या दही, लैक्टिक अम्ल, टमाटर नंबर 9, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। यहां आपने सोचा होगा कि मैंने टमाटर को लाल गोले में क्यों कर दिया, टमाटर को लाल गोले में क्यों किया, बाकी सभी को कहीं मैंने गोला नहीं किया, केवल टमाटर को ही लाल गोले में क्यों किया। देखना हमारे पास में देखो मार्केट में आप देखते हो तो टमाटर एक होता है लाल और एक होता है हरा। जब कच्चा टमाटर होता है, हरा टमाटर होता है, लाल टमाटर में तो क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल, लेकिन जो हरा टमाटर होता है आपका, हरा टमाटर, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। बड़ा डीपली है, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम इतना गौर नहीं करेंगे, सिलेबस से बाहर है। ये आपके लिए बेसिकली जानकारी है याद रखने के लिए कि जो टमाटर होता है, टमाटर का नाम आता है तो वहाँ ऑक्जेलिक अम्ल ही हमें काम में लेना है। लेकिन यदि हमारे पास में बेसिकली लाल और हरा आपको दे दिया जाए तो हमें क्या करना है, लाल हरे की पहचान करके कि लाल में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल और हरे में कैसा एसिटिक अम्ल। ये हो गए हमारे स्रोत। एक बार फिर से देख लेना, सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल जिसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, संतरे में एस्कोर्बिक, नींबू में साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, सेब में मेलिक, अंगूर में टार्ट्रिक, दूध और दही में लैक्टिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से टपक जाएगा। अब देखो अम्ल की बात होगी, उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे हम क्षार की। क्षार की बात करेंगे उससे पहले आपको मैंने सारणी बनवाई थी स्रोत और अम्ल, स्रोत और अम्लों की सारणी बताई थी, वहाँ एक नाम और लिख लेना, जठर रस। जठर को आमाशय में जो रस होता है वो होता है जठर रस, और जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। तो जठर रस में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लेना उसी लाइन में। तो हमारे पास में कितने अम्ल हो गए, कितने स्रोत हो गए, 10 स्रोत हो गए, और उन 10 स्रोतों में से किसी में से भी हमें एक को भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल रट के रख देना है। अब होते हैं क्षार। देखो हम अमूमन क्षार की बात करते हैं तो एक नाम और मिलता है हमारे पास में, क्षारक। आपने देखा होगा निश्चित रूप से। तो देखो दोनों के बारे में बताऊंगा कि क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है। पहले बात कर लेता हूं मैं क्षार की। इसको हम बेसिकली अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, बेस। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसकी प्रॉपर्टीज अभी आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं इसके बारे में, क्षारक। जब क्षार, कोई भी क्षार पदार्थ होता है, उस क्षार पदार्थ का जलीय विलयन, अर्थात क्षार के जलीय विलयन को क्षारक कहा जाता है। क्षार के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, क्षारक
कहा जाता है और इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एल्कली। एल्कली बोलते हैं। एल्कली, जो एल्कली शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। एल्कली क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और इस एल्कली का अर्थ होता है पेड़ों की राख। पेड़ों की राख का मतलब भभूति, जिसको आप बोलते हैं ना भभूति, पेड़ों की राख, जले हुए पेड़ों की राख, वो जले। और उसको यदि हम स्वाद में, वो कैसी होती है दोस्तों? वो होती है कड़वी। स्वाद में कैसी होती है? वो कड़वी होती है। तो ये था शारक और ये था शार। देखो शार को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बेस। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेस। अब देखो बात करते हैं इसके गुणों की, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं। तो देखना नंबर 1 हमने उसमें देखा था, नंबर 1 कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। तो ये शार कैसे होते हैं? अभी मैंने आपको बात की कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे या तीक्ष्ण। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं या तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं, कह सकते हो आप। जिस प्रकार से मिर्ची होती है तीखी, उसी प्रकार से। नंबर 2 वही बात हमने वहाँ एक नाम देखा था, अनील, अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यदि अम्ल नीले को लाल कर देता है तो इसका विपरीत प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो क्षार क्या करेगा? लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो कह सकते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यदि ऐसे याद नहीं होता है तो जिस प्रकार से इसके लिए एक ट्रिक थी अनील, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप घर पे काम में लेते हो छलनी। श से क्षार, ल से लाल और न से नीला। याद रखने का तरीका, यदि याद नहीं होता है तो छलनी नाम याद रख लेना। श से क्षार, ल से लाल और न से नीला, अर्थात क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तीसरी बात, यदि इनको हाथ से छुआ जाता है, छूने पर ये क्या लगते हैं? चिकने लगते हैं। छूने पर कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। और वही प्रॉपर्टी जिनकी प्रकृति, ये भी क्या होते हैं? संसारक प्रकृति के होते हैं। ये होगी इसके गुणों के बारे में बात। एक बार फिर से देख लेना क्षार के गुण। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे या तीखे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं। छूने पर कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। और ये संचारक प्रकृति के होते हैं। पिछली बार भी एक नाम आया था, जब अम्ल पढ़ा था हमने, वहाँ भी लिटमस पत्र नाम आया था और यहाँ भी लिटमस पत्र नाम आया है। देखो देखते हैं क्या होता है लिटमस पत्र। दोस्तों लिटमस पत्र अमूमन आपने ये सबने पढ़ा होगा कि जो आप पत्र का मतलब पेपर अर्थात कागज, इतना तो आप जानते ही होंगे कि कागज। आपने ये भी सुना होगा कि कागज कैसे बनते हैं और किन से बनते हैं। कागज कैसे बनते हैं और किन से बनते हैं? देखो कागज होते हैं वो किन से बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। हमें कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। देखो जब हम छोटे थे तो रोजाना के हमारी कॉफ़ी में से 5-10 कागज से फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते थे। हमें ये नहीं पता था कि हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें जितने ज़्यादा हम पेपर फाड़ेंगे उतने ज़्यादा पेड़ काटने पड़ रहे हैं। तो पेपर को कम से कम फाड़ो, कम से कम यूज लो, ऐसा यूज लो कि हमें वो बिल्कुल
पूर्ण रूप से काम आना चाहिए, ताकि हमें पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर काम में लेंगे उतने ज़्यादा हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो कागज़ किन से बनाया जाता है? पेड़ों से। और पेड़ काटेंगे तो हमारी जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। बात करते हैं लिटमस पत्र की। या पेपर, लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र क्या है? एक पादप वर्ग है, जिसका पादप वर्ग, उसका नाम होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग का पादप। और कौन सा पादप? लाइकेन पादप। आप इसको लीचेन भी बोल सकते हो। देखी होगी आपने, सबने देखा लाइकेन, बिल्कुल एक एक बच्चे ने लाइकेन देखा है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं लाइकेन जानता नहीं, जानते हो, सभी ने देखा है लाइकेन। जहाँ पानी होता है और पानी कई दिनों तक इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के ऊपर क्या जम जाती है? काई। उस काई को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और इस लाइकेन से ही क्या बनाया जाता है? आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है। देखो क्या होता है लिटमस पत्र? ये एक प्रकार का क्या है? सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है? अर्थात ये अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में बताता है। किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता की जानकारी देता है। किसी भी पदार्थ की अम्लता एवं क्षारीयता का पता लगाता है। क्या? सूचक। देखो दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक और दूसरा रासायनिक या संश्लेषित। प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक, और संश्लेषित अर्थात मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो होते हैं संश्लेषित सूचक। देखो प्राकृतिक सूचक, आपके घर में हल्दी, कुकुरमा लौंगा, हल्दी, और एक होता है गुड़हल पादप, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है इनका, हल्दी का कुकुरमा लौंगा और गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दोस्तों ये भी आपके 5 नंबर का टॉपिक आएगा। एक चैप्टर है विभिन्न प्रकार के पादप और उनके वैज्ञानिक नाम, उनमें आपके काम आएगा हल्दी। हल्दी है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक। हल्दी भी बताती है हमें कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है। गुड़हल की जो पत्तियां, गुड़हल की पत्तियां, ये गुड़हल की पत्तियां भी हमें ये बताती है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और क्षार है। और रासायनिक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसमें देखो 2 नाम आते हैं, एक तो फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन, और नंबर दूसरा मेथिल ऑरेंज। याद कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए, तो हमारे पास में 2 हैं, फिनोल्फ्थेलिन या मेथिल ऑरेंज, या एक पूछ सकते हैं तो दोनों में से सेलेक्ट एनीवन। तो ये थे प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब देखो दोस्तों, अम्ल और क्षार की सामान्य जानकारी के बाद में कुछ ऐसे हम इम्पोर्टेंट सूत्र फॉर्मूलाज हम यहाँ देखेंगे जो आपके पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट रहेंगे और वो सूत्र आपके काम में आएंगे। देखो पहले देखेंगे हम अम्लों के। अम्लों के कुछ ज़्यादा नहीं हैं, 4-4, 5-5 हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, वही काम में आने वाले जो आपको मैं बता रहा हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। फिर से देख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी हमने देखा था जठर रस HCl,
नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद में आता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। अभी हमने बात की थी सिरका की, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ये 5 हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको याद कर लेना ताकि पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। चुटकियों में हम हल कर लेंगे पूरे चैप्टर को। उसके बाद में क्षार की बात करते हैं। क्षार के सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आपने सुना होगा दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन सभी के बारे में एक एक के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इनके प्रॉपर्टीज, गुण वगैरह, उपयोग कहाँ कौन सा काम में आता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूधिया मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, कुछ 5 हैं आपके अम्लों के और 4 हैं क्षार के जो आपके काम में आने वाले। बिल्कुल इनको प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट कर लो और याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप, ये पूरे काम में आने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे परिभाषाओं की, अम्ल और क्षार की परिभाषाओं की बात करेंगे तो हम 3 प्रकार की अवधारणाएं पढ़ेंगे। 3, एक आर्हेनियस की, एक ब्रोंस्टेड, लोरी और तीसरी लुईस। इन तीनों ने क्या क्या बताया कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस ने किसे अम्ल बताया, ब्रोंस्टेड लोरी ने किसे अम्ल बताया और लुईस ने किस प्रकार अम्ल की परिभाषा दी। ऐसे ही आर्हेनियस ने क्षार की परिभाषा क्या दी, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्षार की परिभाषा क्या दी और लुईस ने क्षार की परिभाषा क्या दी। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना। तो प्यारे शेरनियों, बिल्कुल एक भी चीज़ हमें नहीं छोड़नी है, प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसको तैयार कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।